जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात करें थे मौर्य काल की, और मौर्य काल के अंतर्गत हम लोगों ने धार्मिक और राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। सबसे पहली बात तो यह है कि अर्थव्यवस्था का जो आधार होता है वो प्राचीन काल में दो प्रकार का था। एक तो था पशुपालन, दूसरा था कृषि। तो मौर्य काल के अंदर जो प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो था कृषि। अब मौर्य काल में कई प्रकार की कृषि की जाती, विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता था और अधिशेष जो बचता था उसका व्यापार भी किया जाता था और उसका आयात निर्यात भी किया जाता था। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मौर्य काल के कृषि के अंतर्गत। और मौर्य काल के अंदर कृषि का उल्लेख जो है हमारे इतिहासकारों ने किया है। सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है एरियन। एरियन ने अपने वर्णन के अंदर मौर्यकालीन कृषि व्यवस्था का उल्लेख किया है। इसके बाद में एक इतिहासकार है यूनानी जिसका नाम है स्ट्रेबो ने भी कृषि का उल्लेख किया। और इसके बाद में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है मेगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था और सेल्यूकस ने इसको भेजा था और इसने यहाँ रह करके एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था इंडिका। और इसी इंडिका ग्रंथ के अंदर मौर्यकालीन कृषि व्यवस्था के बारे में वर्णन है। तो हम बात करते हैं कि मौर्य काल के अंदर जो प्रमुख व्यवसाय था वो था कृषि। और राजप्रसाद की या राज्य की मुख्य आय का जो स्रोत था वो था कर, लगान। मौर्य काल के अंदर आय का प्रमुख जो स्रोत था वो था कर या लगान। अब कर जो है आपके कई प्रकार का होता था और राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला एक व्यक्ति होता था जिसका नाम था सीताधाम व्यक्ति जो था राजकीय कर की व्यवस्था करता था। और कृषि से संबंधित जो अधिकारी होता था इस अधिकारी का नाम होता था सीताध्यक्ष। कृषि से संबंधित जो अधिकारी था इस अधिकारी का नाम था सीताध्यक्ष। और मौर्य काल के अंदर कृषि कर की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति जो राजकीय व्यक्ति होता था इस राजकीय व्यक्ति का नाम है सीताधाम। अब हम बात करते हैं कि मौर्य काल के अंदर जो कर है वो कितने प्रकार का था। तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ लिखा था इस अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल के अंदर 21 प्रकार का लगान लिया जाता था, 21 प्रकार का कर लिया जाता था। और इस कर की जो दर थी मुख्य रूप से 1/6 थी। मौर्य काल के अंदर कृषि कर जो था वो कितना था 1/6, यानी कि 6 में से 1 भाग जो था वो कर के रूप में लिया जाता था। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि मौर्य काल के अंदर जो 21 प्रकार के कर थे और इनमें से जो संपूर्ण जो मुख्य रूप से कृषि कर हुआ करता था यह कृषि कर था 1/6 कर। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि किसान इस भूमि कर के अलावा भी कुछ कर देते थे, उन सभी करों को मिलाकर के कर हो जाता था किसान का 1/2। सीधी बात है कि मौर्य काल में 21 प्रकार के जो लगान दिए जाते थे और 1/6 जो भूमि कर दिया जाता था, इन सब को मिलाकर के 1/2 लगान, यानी कि संपूर्ण कृषि की उपज का आधा भाग जो है वो कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। अब ये 21 प्रकार के करों में से कुछ महत्वपूर्ण कर है जिनके नाम मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले जो कर आता है इस कर का नाम है सीता। एक प्रकार का ये भूमि कर है। सीता क्या था? भूमि कर था। इसके बाद में दूसरा कर आता है परणे कर। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, परणे कर। ये परणे कर क्या था? आपातकालीन कर था। आपातकालीन कर याद रखिएगा, आपातकालीन कर का नाम क्या था? परणे कर। मतलब राजा एक आपातकालीन कर वसूल करता था समाज से, यानी कि कोई आपदा आ जाती, प्राकृतिक आपदा आ जाती तो राजा उस लगान का जनता में उपयोग कर सकता था। इसलिए इस कर का नाम क्या है? परणे कर। आपको पूछा जा सकता है कि मौर्य काल के अंदर परणे कर का अर्थ क्या है, तो आपको बताना है आपातकालीन कर। इसके बाद में आगे एक कर है जिसका नाम है बीज। एक और कर आता है जिसका नाम है बीज और ये एक प्रकार का भूमि कर था। कैसा कर था? भूमि कर। इसके बाद में आगे जो है सिंचाई कर, सेतु कर जिसको कहा जाता है। सेतु का मतलब यहां पर है सिंचाई कर। किससे है? सिंचाई कर से।
इसके बाद में है आपके विष्टि, और विष्टि होती थी, विष्टि को कहा जाता था बेगा। देखिए मौर्य काल में विष्टि का क्या अर्थ है? बेगा, यानी कि फ्री में राजा के वहां पर काम करना क्या कहलाता था? विष्टि कहलाता था। और इसके बाद में इसके अलावा पुल कर और सब्जियों पर कर, फल फूल पर कर, ये इस प्रकार के भी चारागाहों पर भी कर जो है अलग अलग प्रकार के लगाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से सीता का भूमि करता, परणे कर आपातकालीन करता, बीज कर भूमि करता, सेतु सिंचाई करता, और विष्टि जो होता था वो बेकार हुआ करती थी। तो ये इस प्रकार के 21 प्रकार के लगान जो है राजा मौर्य काल के अंदर प्रजा से वसूल करता था। और मुख्य भूमि कर जो था वो था 1/6, और संपूर्ण करों को मिलाकर के प्रजा को जो राजा को है अपनी भूमि का आधा भाग यानी कि 1/2 भाग जो है अपनी आपकी उपज का उनको राजा को देना पड़ता था। तो इस प्रकार से ये राजा की कर व्यवस्था थी। और इसके बाद में आता है आपके व्यापार और उद्योग। तो मौर्य काल के अंदर जो व्यापार जो था वो बड़ी उन्नत अवस्था में था, और सबसे ज्यादा सूती वस्त्रों का आयात निर्यात होता था। और इसके अंदर सूती वस्त्रों के अंदर जो है आपके भारत के अंदर जो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे उनमें सबसे पहले आता है वाराणसी। मौर्य काल के सूती वस्त्रों के अंदर जो है केंद्र जो था वो था वाराणसी। दूसरा था वत्स, तीसरा था कुंड्रू, चौथा था कलिंग। तो ये इस प्रकार के मौर्य काल के अंदर 4 जो नगर थे वो बहुत बड़े सूती वस्त्र केंद्र माने जाते थे, जहां से सूती वस्त्र बनाए जाते थे और विदेशों में इन वस्त्रों को निर्यात किया जाता था। और अब भारत का मौर्य काल के अंदर जो व्यापारिक जो संबंध था वो किन किन देशों के साथ में था, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो देश थे, सबसे पहले मौर्य काल के अंदर जो व्यापार के जो संबंधित देश थे वो थे रोम, यूनान, फ्रांस, जावा, सुमात्रा। ये 4 जो देश थे प्रमुख, ये मौर्य काल के अंदर भारत से इनका व्यापारिक संबंध था। यानी कि इन देशों को सूती वस्त्र निर्यात किए जाते थे, और रोम, यूनान से जो है, फ्रांस और जावा, सुमात्रा से जो है आपके हाथीदांत, रत्न आभूषण जो है भारत में आयात किया जाता था। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि ये जो व्यापारी होते थे, व्यापार करने वाले, इन व्यापारियों के संगठन होते थे, अलग अलग श्रेणियां होती थी। और इन श्रेणियों के जो प्रमुख होते थे, व्यापारिक श्रेणियों के प्रमुख होते थे, व्यापारिक श्रेणियों के जो प्रमुख होते थे, इन व्यापारिक श्रेणियों के प्रमुख को मौर्य काल के अंदर एक नाम दिया गया है, और वो नाम है श्रेष्ठी। श्रेष्ठी का अर्थ होता है कि मौर्य काल के अंदर जो व्यापारियों के अलग अलग संगठन, समूह या श्रेणियां होती थी, इन संगठन, समूह या श्रेणियों के जो प्रमुख होते थे, जो उन श्रेणियों का संचालन करते थे, उनको कहा जाता था श्रेष्ठी। याद रखिए मौर्य काल के अंदर श्रेष्ठी का अर्थ है व्यापार समूह का प्रमुख व्यक्ति। इसके बाद इन श्रेष्ठियों के, सभी श्रेष्ठियों के ऊपर एक व्यक्ति होता था। जैसे 4-5 श्रेणी श्रेष्ठ हैं, और इन श्रेष्ठियों के ऊपर उनके व्यापार को, इनके विवादों को निपटारा करने वाला एक व्यक्ति होता था। इस व्यक्ति का नाम होता था महावेदी। क्या होता था? महावेदी। मौर्य काल के अंदर महावेदी का मतलब है कि व्यापारिक श्रेणियों के प्रमुख जो होते थे श्रेष्ठी, उन श्रेष्ठियों के विवादों का समाधान करने के लिए एक प्रमुख व्यक्ति होता था। इस प्रमुख व्यक्ति का नाम है महावेदी। मतलब यह है कि ये व्यापारिक जज होता था, और व्यापार के अंदर किसी प्रकार का कोई विवाद होता था तो इस विवादों का निपटारा महावेदी द्वारा किया जाता था, जो सभी श्रेष्ठियों के ऊपर होता था। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि मौर्य काल के अंदर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के चलते थे। और मौर्य काल की जो सोने की मुद्रा हुआ करती थी, मौर्य काल में जो सोने की मुद्रा होती थी, इनको पण के नाम से जाना जाता था। सोने की मुद्रा जो मौर्य काल की राज की मुद्रा थी, कैसी मुद्रा थी? राज की मुद्रा। और इस राज की मुद्रा का नाम जो था वो था पण। याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य काल के अंदर जो मुद्रा थी, राज की मुद्रा, इस मुद्रा का नाम क्या है? इस मुद्रा का नाम है पण। पण का मतलब एक सोने का सिक्का होता था, जो आधार पर व्यापार के अंदर जो वस्तुओं के लेन देन में इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद में भी कई प्रकार के सिक्के प्रचलन में थे। मयूर आकृति के सिक्के, पर्वत आकृति के सिक्के, अर्धचंद्र आकृति के सिक्के और आहत छाप वाले सिक्के, ये मौर्यकालीन जो है आपके व्यापार की प्रमुख मुद्रा मानी जाती थी।
इसके बाद में मौर्यकालीन संस्कृति और कला की बात करते हैं। तो मौर्यकालीन कला और संस्कृति के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि मौर्य काल के अंदर अशोक के काल में कई प्रकार के स्तूप, शिलालेखों, अभिलेखों का जो है निर्माण किया गया है। और इसके अंदर पटना या पाटलिपुत्र के अंदर जो सम्राट चंद्रगुप्त के जो महल है वो सबसे अद्भुत महल है। और इसके बारे में एक इतिहासकार है जिसका नाम है फर्ग्यूसन। और ये फर्ग्यूसन कहता है कि सम्राट चंद्रगुप्त के जो पटना के अंदर या पाटलिपुत्र के अंदर जो महल बनाए गए हैं वो किसी आम इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ये किसी देवता के द्वारा निर्मित हैं। इसके अलावा मौर्यकालीन कला संस्कृति के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मौर्य काल के अंदर गुजरात जूनागढ़ के अंदर एक झील का निर्माण किया गया है और इस झील का नाम है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था और इस गवर्नर का नाम था पुष्यगुप्त वेशी। पुष्यगुप्त वेशी ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और सम्राट अशोक के गवर्नर तुस्साप ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। शासक रुद्रदमन के गवर्नर ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था और गुप्त शासक स्कंदगुप्त के गवर्नर चक्रपालित के पुत्र प्रणदत्त ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मौर्य काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है पाटलिपुत्र के राजप्रसाद, अशोक के अभिलेख, अशोक के स्तूप, अशोक के शिलालेख और इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की सुदर्शन झील। ये कला और संस्कृति के अद्भुत उदाहरण हैं जो हमें मौर्य काल की प्रमुख देन के बारे में बताते हैं। और इसी के साथ हमारा मौर्य काल जो चैप्टर था वो आज पूरा होता है। मैंने आपको मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और मौर्य काल के प्रमुख शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ाया है। इसी के साथ आज हमारा ये मौर्यकालीन जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। कल हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी का जीवन सुखी और मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। जय श्री कृष्णा।